हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ेंगे। देखेंगे इसमें किस प्रकार के पेपर आए थे, पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो है जुलाई 2019 का ये पेपर हुआ था, जो उसी को हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। आइए देखते हैं। वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आया है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो ये प्रश्न है, कह रहे हैं कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि प्रेक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। देखिए, इसमें आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो ये तो दंड देने की बात हो गई, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि पहला देखिए, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो ये सही है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और सब गलत हो जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो पहला ही हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे ने कुल 4 चरण बतलाए हैं। पहला चरण जो था संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इनकी अलग अलग अवस्थाएं में उन्होंने परिभाषित किया था। तो इसमें आपका ये पहला का जो है पहला ही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रश्न संख्या 2, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम स्पेस है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। परिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म और चालक विकास। तो सेकंड का ऑप्शन, प्रश्न संख्या सेकंड का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपकी किशोरा अवस्था हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन पहला हो जाएगा। अवधि का वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा।
कोलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये ऑप्शन देखिए, देखिए कह रहे हैं कि यांत्रिक उद्देश्य, तो यांत्रिक तो ये नहीं होगा। सामाजिक क्रम नियंत्रण, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, इसका हो जाएगा। देखिए कोलबर्ग का जो सिद्धांत ये था, एक हिंज नामक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी को कैंसर हो गया था और वो ऐसा सिर्फ उनको दवा सिर्फ एक ही स्थान पर एक डॉक्टर ने बताया कि एक ही आदमी के पास इनकी दवा है जो इन्हें बचा सकता है। तो कोलबर्ग जो जाते हैं वहाँ पर निवेदन करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो है अपनी पूरी जीवन का परिश्रम से बनाया हुआ था, जिस कारण से उनको देने से मना कर देता है। तब कोलबर्ग हिंज जो थे उन्होंने रात्रि में उसको चोरी कर लाए। तो इस पर ये नैतिकता पर कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया है। तो इस प्रकार ये जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास ही तीसरा नंबर हो जाएगा चौथे का। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहे हैं कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या करते हैं? तो आंक केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या साम्यात्मक वार्ता। तो इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, पांचवा ऑप्शन का दूसरा। मौखिक संवाद जो स्वयं से बोलता है वो व्यक्तिगत वार्ता करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें दूसरा हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को। प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला ऑप्शन कह रहा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें डी कहता है। तो एनसीएफ यही कहता है कि कोई बच्चा अगर जो भी ज्ञान ला रहा है स्कूल में तो उसको ध्यान रखते हुए उसको भी साझा करना चाहिए, उसके अनुसार, उसके माहौल और उसके वातावरण के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो इसमें आपका 7 का 4 नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, एक शिक्षक को चाहिए कि, देखिए एक शिक्षक को चाहिए वह शिक्षार्थी के बीच तुलना अधिकतम करे, बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं करना चाहिए। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी नहीं करना चाहिए, सबको समान लेकर चलना है। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर देखिए, अगला ऑप्शन कह रहा है कि तीसरा कह रहा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता पर विविधता की अनदेखी करे, ये भी नहीं एक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। देख लीजिए, कह रहे हैं यस। आइए आगे, तो ये आपका यही 4 नंबर हो गया है। तो न 8 प्रश्न संख्या का 4 क्या होता है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यही एनसीएफ भी कहता है कि सभी संस्कृत और महत्व, सम्मान और महत्व देना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, करें कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 किसकी वकालत करता है?
तो ये आपका समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा इसमें विकलांग और समान बालकों को एक साथ शिक्षा देने का वकालत करता है। तो इसलिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा हो जाएगी, जो 6 साल से 14 साल बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये आपका समावेशी शिक्षा हो जाएगा, 9 का दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये आपका समावेशी शिक्षा हो जाएगा, 10 का पहला। आइए देखते हैं, ये कोट आया है मैच करने के लिए। देखिए इसको मिलाइए, करें कि प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली जो है आपका डी में जाएगा। करें शीघ्रता से एवं स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, तो ये आपका डी वाला ए का डी में जाएगा। दूसरा का देखिए अधिगम आसक्तता, तो ये इसमें जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो जिसमें तीसरा का देखिए बी में चला जाएगा सृजनात्मक मूल समाधानों के बारे में सोच करता है। और लास्ट वाला ये देखिए एक का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी और चौथा का आपका सी। तो देखिए किस कोट में है। देखिए 11 नंबर, तो ये आपका दूसरे में जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, करें कि बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नहीं, ये वाला नहीं होगा। दूसरा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद, देखिए याद करना, रटंत जो प्राणी है सिस्टम है, रटने वाला सिस्टम, ये एकदम गलत है। एनसीएफ यही कहता है कि रटना नहीं है, उसे आपको तर्क रूपक बाहरी चीज़ों को सोच समझ के उसे समझना है। रटने वाली चीज़ कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है एनसीएफ बोलता है 2005 की शिक्षा जो है रटन नहीं होनी चाहिए, तो रटने की नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ रटने वाली बात आएगी वो हमेशा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 12 का ऑप्शन 3 देखिए, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तो इससे भी नहीं, ये भी बेटर नहीं है। तो कहें वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें, हाँ ये सही हो जाएगा। तो 12 का चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बच्चों की कक्षा में प्रश्न देखिए पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन पूछने के लिए हतोत्साहित जैसे आ जाए एकदम गलत। पूछने की अनुमति नहीं देनी, बिल्कुल अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए, गलत कह रहे हैं। पूछने से रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछोगे, पूछने से रोकोगे तो बच्चा जो जानना चाहता है उसे कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन आपका सबसे अच्छा पहला वाला हो जाएगा। तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे पूछिए, चुप नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्लास जो है चुप होने से सही अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम के लिए है कि बच्चों से और टीचर आपस में कुछ वार्तालाप जरूर करें, चुप्पी साध के बैठने से अधिगम सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये आपका 13 का पहला सही है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो करें
कंठस्थीकरण, देखिए कंठस्थीकरण जैसे ही आए एकदम वही गलत हो जाएगा। तो ये कहने यही कह रहा है, नहीं नहीं पूछा तो यही हो ही जाएगा। कहे कि जैसे याद करना, कंठस्थीकरण आएगा एवं स्मरण करना, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नहीं कहा है यही हो ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर नए हैं तो चैनल पर। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होती है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई जब जब शिक्षक विद्यार्थी उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विचार कहेगा, अरे बढ़िया है तुम तो आगे जाओगे, ये कहेगा तो बच्चा जो है प्रेरित होगा, उत्सुक होगा सीखने के लिए। और जहाँ नकारात्मक बोल दिया, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, ये है वो है, तुम ऐसे ही आए वैसे हो, तो वो बच्चा जो है हतोत्साहित हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही आपका बढ़िया है, तो पहला ही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, बच्चों की गलतियां स्पेस हो करेंगी प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ये गलत है। फिर कह रहे हैं बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना, ये भी नहीं सही है। फिर कह रहे हैं अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि, हाँ ये सही है। एनसीएफ 2005 यही तो कहता है कि गलतियां करना स्वाभाविक बात है। बच्चा नया आया है तो गलती जरूर करेगा, लेकिन उस गलती का सुधार धीरे धीरे हो जाएगा। तो आपका ये 16 का तीसरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 17, मूल्यांकन को देखिए, मूल्यांकन के बारे में कह रहा है। 17 प्रश्न कह रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। करें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ करना चाहिए। चौथा करें वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर करना चाहिए। तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक भाग है, ये सही है। शिक्षण अधिगम मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन सतत होता है। मूल्यांकन सतत रूप से करना चाहिए कि मूल्यांकन करने से बच्चे के बारे में पता चलेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है या नहीं सीखा, कितना पीछे है। तो मूल्यांकन साल में नहीं होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 17 हो जाएगा, 17 का दूसरा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए 18, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम स्पेस है। कह रहे हैं कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है कि एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपका पहला ही सही हो जाएगा 18 का। यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार यह अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19। करें कि नीचे दिए गए कुछ ये इस स्थिति की किस सिद्धांत को दर्शाती है। 19 करें जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देते हैं संभावना है। सही बात है। कुछ बच्चे अपने आप को मान लेते हैं हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं होगा, वो हतोत्साहित हो जाते हैं ऐसा सोच कर। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तो अगला ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है
आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो 19 का आपका पहला ही हो जाएगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। करें एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। देखिए 20 का ऑप्शन पहला कह रहा है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख कर, तो नहीं, सारा यही काम कर देगा, बच्चा क्या करेगा। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, यानी पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के एक ही प्रश्नों को बार बार करना नहीं। अगला तीसरा कह रहे पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण कर, देखिए कंठस्थीकरण जहाँ आए तुरंत ही गलत मान लिया करो, कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं, उसे रटना नहीं सिस्टम है यहाँ पर। एनसीएफ यही कहता है, रटना नहीं है। देखिए ऑप्शन 4 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका एग्जैक्ट 20 का चौथा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। करें कि वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 21 का देखिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक वृद्धि या अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। तो 21 का यही हो जाएगा, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। तो इस वह विधियों को जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है, तो स्व तो केंद्रित विधि, तो अधिगम कर्ता जो है केंद्रित विधि। तो 21 का तीसरा ऑप्शन। आइए देखते हैं प्रश्न 22 नंबर। करें कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए बुद्धि आपको जानते हैं, बुद्धि बुद्धि जो बहुआयामी है, तो आपका ऑप्शन जैसे ही दिखे वो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, 22 नंबर का चौथा। तो बुद्धि कैसी है, बुद्धि जो है बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो ये आपका 22 का चौथा। आइए देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 23 नंबर का निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक समाजीकरण। देखिए प्राथमिक समाजीकरण आपका परिवार होता है, और सेकेंडरी जो होता है मीडिया होती है और विद्यालय होता है। तो याद रखना सेकेंडरी में मीडिया होती है और विद्यालय होता है, और प्राथमिक में आपका परिवार होता है। परिवार से ही हमेशा शुरुआत होती है बच्चे की सीखने की, तो इसलिए उसे प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, और जब बाद में जो सीखता है विद्यालय और मीडिया से, वो द्वितीय में आता है। तो आपको 23 का पहला हो जाएगा परिवार। आइए आगे देखते हैं, आइए देखते हैं 24 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, देखिए बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। अगला करें दूसरा करें बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच जो है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो आपका 24 का आपका 4 हो जाएगा ऑप्शन, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो 24 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए एक जैविक, तो एक जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 देखिए, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसमें देखिए करें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और
संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। तो ये आपका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। शारीरिक होता है पहले, फिर संज्ञानात्मक जो भी बच्चा फिर सीखता है, फिर सामाजिक होता है और संवेगात्मक। 26 का ऑप्शन फर्स्ट नंबर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 में बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, तो इसमें कहने कि सभी बच्चों सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन का हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखिए, तो इसमें आपका 23 हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में सक्रिय रहते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में जो है बच्चे सक्रिय होते हैं। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो की जो अवधारणा का प्रस्ताव जॉन डेवी थे, जो अमेरिका के दार्शनिक थे। तो जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा को की अवधारणा दी थी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम। तो देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम था वो उनका क्या था, ये सामाजिक पर एक सामाजिक गतिविधि थी। उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो सबसे अधिक जो है उनको क्या दिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और भाषा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो उन्हें जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका सामाजिक हो जाएगा 29 का पहला नंबर। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न 30वां। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो ये देखिए, इसका नंबर 4 हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो इस प्रकार इसके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इसे देख कर जाइएगा अच्छे से। इसमें क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनसे प्रश्न जो है रिपीट ज़रूर होगा। तो आप इस समय, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए और पता करिए कि कहाँ हमारी कमियां हैं। उसको आप जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।